अलीगढ़ में पले बढ़े रिंकू सिंह की बचपन से एक ही ख्वाहिश थी, आईएएस अफसर बनना और अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। आईएएस बनने का उनका ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई के साथ काम करने की रिंकू की लगन बरकरार रही। इसलिए जब रिंकू समाज सेवा अधिकारी बने तो सबसे पहले उन्होंने अपने ही विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की, जिसकी महंगी कीमत भी उन्हें अदा करनी पड़ी। गोलियां लगी, आंख की रोशनी चली गई, प्रशासन ने पागल तक घोषित करने की कोशिश की, लेकिन ये सारी मुसीबतें भी ईमानदारी के रास्ते से रिंकू को डिगा नहीं पाई। रिंकू, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन आप चूंकि आईएएस नहीं कर पाए तो फिर आपने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया जी। वो आपने क्लियर कर लिया जी। पहली पोस्टिंग आपकी? पहली पोस्टिंग मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपीपीसीएस में, जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर हुआ था। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी मुजफ्फरनगर में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और वहां जाते ही आपने ईमानदारी के अपने काम शुरू कर दिए? मैंने काम किया, जो चीज रूल्स एंड रेगुलेशन थे, सारी चीज थी मुझे दिखाई दे रही थी, सिंपल मैंने अपनी ड्यूटी निभाई वहां पर जाके, जो मुझे बाकी करना चाहिए था वही काम किया मैंने। क्या किया आपने ऐसा? मैंने वहां से जैसे पोस्ट ली, पता पड़ा कि कुछ चेक्स वगैरह जा रहे हैं, फर्जी चेक्स। उन्होंने सत्यापन कराया तो काफी फर्जी वाला दिखाई दिया। सीनियर्स को रिपोर्ट किया तो मुझे सबसे बड़ी चीज लगी इसमें कि करप्शन का सबसे मेन रीजन होता है कि ट्रांसपेरेंसी ना होना, कि जो पब्लिक आती है हमारे यहाँ पर, पब्लिक को आंसर नहीं मिल पाना। तो मैंने 2-3 व्यवस्थाओं पर देना शुरू की। एक तो इन्फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज किया मैंने। दूसरी चीज मैंने की थी कि हमारे क्या होता था, सरकारी सिस्टम जैसे होता नॉर्मली कि हम आते हैं, आंसर दिया जाता है, काम हो जाएगा या फाइल नहीं आई। मैं स्ट्रिक्टली इसी रूल बनाया, आपको जो भी आंसर देना लिख दोगे। तो ये आपके विभाग के लोगों को तो पसंद नहीं आया होगा? और इसी से सारे जैसी चीज लागू हुई, क्योंकि उससे क्या होता था कि आंसर्स फिर पब्लिक को नहीं दिए जाते थे, आंसर्स मुझे भी मिलते थे। ट्रांसपेरेंसी आ गई थी, ट्रांसपेरेंसी आने लगी थी, उससे काफी सारे स्कैम्स सामने आने लगे थे। एक लगातार एक करके काफी सारी चीज खोलने लगी थी। बहुत आगे चीज चलती रही नॉर्मली इसी से। लेकिन जब आप ये सब काम कर रहे थे, सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तो विभाग के अंदर से आपको धमकियां भी मिल रही थी? काफी। जैसे स्टार्टिंग में जब पता पड़ी चीजें, मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताना शुरू कर दिया। खुद इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो बाद में मैंने अपने जो साथ के ऑफिस, जो विभागीय दूसरे ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर्स, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि लिखित में लेके आओ सारी चीजें। तो मैंने गोपनीय लेटर लिखा अपने सीडीओ के लिए कि ऐसे सारी सूचना दी उसमें मैंने कि हमारे यहाँ पर 62,000 लोगों का पैसा आता है, लेकिन लाभार्थी खाली 47,000 लाभार्थी हैं। तो बाकी पैसा सीधा गायब हो जा रहा है। लेटर गोपनीय था, लेकिन शाम को मेरे अकाउंटेंट का फोन आता है, काफी सारी चीजें जिससे कि आप हाथमताई बनने की कोशिश कर रहे हो, हाथमताई मत बनिए। दूसरी चीज, काफी सारे सेंटेंस कहे गए उस समय। तो उस दिन से फील हुआ कि आसान नहीं है यहाँ पर काम कर पाना, लेकिन मजबूरी ये थी कि अगर मैं छूट जाता हूँ तो क्या कहलाऊंगा। तो उसी समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे थे समाज कल्याण के, उनकी धमकी भी आई। उन्होंने साफ साफ कहा इस चीज को कि ईमानदारी छोड़ दो, वरना तुम्हें मार के गन्ने खेत में डाल दिया जाएगा, 1 साल बाद लाश नहीं कंकाल मिलेगा। ये आपसे किसने कहा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने? ओह माय गॉड। तो उसी समय उन्होंने एक ऑफर दिया, तुम एक काम करो, मुझे लिख के भेज दो कि जिस जिले में तुम पोस्टिंग चाहते हो बता दो, और मुझे लिख के भेज दो, तुमसे कार्यालय संभाला नहीं जा रहा है, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन टाइम में तुम्हारा जहां कहोगे ट्रांसफर हो जाएगा। ये हुआ। उसी बीच में मेरे पास साथ में एक जमीन का केस था। जमीन के केस में जैसे समाज कल्याण की एक जमीन होती है, तो कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, अवैध कब्जा प्लस अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट भी था। तो डीएम सर ने कहा कि देखा होगा इंक्रोचमेंट है कि नहीं, तो देखने गया था खाली, तो उसी समय मेरे साथ मारपीट कर दी गई। ये हुआ। उसके बाद फिर चीजें काफी उसी बीच में ही, जो करप्ट लोग थे, जहाँ एक लीडर भी हैं, तो लोग आए, उन्होंने धमकी भी दी काफी कि ईमानदारी से काम करना और जान जोखिम में डालना है। और काफी चीजें हुई, पैसे का ऑफर भी आया, सारी चीज आई। और ऊपर से यहाँ तक ऑफर था कि 26 मार्च का अटैक होता है, उससे कुछ दिन पहले एक अकाउंटेंट ने कहा था कि आप खाली मेडिकल लेके चले जाइए कुछ दिन के लिए, क्योंकि 31 मार्च तक फाइनेंशियल क्लोज आता है, कि 31 मार्च तक मेडिकल लीव ले लीजिए, आप जो कुछ कहेंगे वो होगा। लेकिन अगर कुछ करना ही होता तो सरकारी सेवा में क्यों आते? सही बात।
फिर ये हमला कैसे हुआ, आपके ऊपर गोली कैसे चली? एक्चुअली हुआ क्या था कि लगभग 16-17 मार्च के आसपास कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, बोले कि हमारी फीस अभी तक नहीं पहुंची है कॉलेज में। अकाउंटेंट से पूछा मैंने, तो अकाउंटेंट बोलता है कि सर मैं अब देखिए बताता हूँ। लौट के आया, नहीं बता पाया आंसर। तो एक तो मैटर ये था, सबसे बड़ा मैटर। दूसरा मैटर था कि एक हमारे यहाँ पर एक योजना होती है, शादी लाभ बीमारी लाभ योजना, उसका कई लाख रुपए पड़ा हुआ था। तो उसमें भी वो लोग चाह रहे थे कुछ गड़बड़ हो। मैं साफ साफ कह दिया था मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मैं टोटल लगभग 30 करोड़ का घोटाला था, 30 से 40 करोड़ एक साल का ही। 30-40 करोड़ एक साल का घोटाला। ये 2-3 मेजर रीजन ये थे, इस वजह से शायद उन्होंने प्लान, बाद में पता पड़ता है मुझे प्लान तो उन्होंने पहले ही किया था। तो 26 मार्च को सुबह जब बैडमिंटन खेला था मैं घर के सामने, उसके बाद फिर 3 लोग आए थे। उन्हें 2 शूटर थे, एक के साथ स्ट्रेट करने वाला था, तो ना के पीछे से शूट कर दिया था। माय गॉड, लेकिन गनीमत है आपकी जान बच गई। यही तो इनाम है ईमानदारी का। मैं तो हालात की लड़ाई करता है जीत के लिए। अब मेरी जीत तो पहले है, लड़ाई में बाद में कर रहा हूँ। चलिए मैसेज सुनते हैं आपके लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, आप अपनी ईमानदारी का इनाम लेके 5 गोलियों के रूप में किस मरणासन स्थिति में सुभारती हॉस्पिटल आए थे। आप बोल भी नहीं पाते थे, बिस्तर पर लेटे रहते थे। कई मेजर सर्जरीज आपके ऊपर की गई। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप उस भ्रष्टाचार से ना डरे और उसका बहादुरी से आप उसका मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने विभाग में तो जो गलत काम हो रहे थे उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई भी, लेकिन आप दूसरे विभागों में भी आरटीआई भी डालते रहते हैं। सबसे बड़ा आरटीआई जो डाली थी मैंने भी अपना, जैसे स्कैम हुआ था मेरे ऑफिस में, उसके बाद भी खुलासा कहीं भी केस का नहीं था घोटाले का। अच्छा। जब सारे सबूत मेरे पास थे, अब बात आई कि जो प्रमाणिक सबूत चाहिए थे मुझे, तो किसका सहारा लिया था? फिर मैंने आरटीआई के सहारा लेकर काम किया थी, लेकिन वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जब नहीं आई इन्फॉर्मेशन, चूंकि मुझे पता था कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, सीनियर ऑफिसर से बात की तो बोले कि भूल जाओ सब चीजों को, जिंदगी में लिए एंजॉय करो। माय गॉड। लेकिन मेरी जिंदगी तो धार है शायद ईमानदारी की। तो मैंने फिर 2011 में ही अनाउंस किया चीज को कि आरटीआई कहती है 1 महीने का टाइम देती है, आरटीआई के अंदर 1 महीने टाइम मिलना चाहिए, सूचना दी जाएगी। मैंने 2011 में अनाउंस किया कि अगर 2012 26 मार्च तक, मतलब मेरे अटैक होने के 3 साल बाद तक मुझे सूचना नहीं मिलती तो मुझे आमरण अनशन में मजबूर होना पड़ेगा। उसका काफी ट्राई किया मैंने, सारी अपील, सारे जो नियमानुसार जो भी काम होते थे सारे किए मैंने, सारे सीनियर ऑफिसर से मिलता रहा, सबको बताता रहा कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अंततः मुझे 26 मार्च को अनशन पर बैठना पड़ा। इवन शाम को एक अच्छा सा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा कि पहले मुझे वहां से उठा दिया गया कि आपको तबीयत खराब हो रही है इसलिए ग्लूकोज वगैरह चलाना है, फिर वहां से मुझे मेंटल हॉस्पिटल ही रेफर कर दिया गया। दैट इज मेजर एक्सपीरियंस। डर बिल्कुल नहीं लगता? अब तो डर एकदम खत्म हो गया है। पहले हो सकता लगता हो, लेकिन अब तो एकदम नहीं। ऐसे लड़ते रहेंगे चाहे कितने भी हमले हो जाएं? जब जिंदगी का मिले तो रहेगी। अच्छा, जिंदगी में इनाम है यहाँ पर। इन सब लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, यंगस्टर्स के लिए? इस तरह से एक ही चीज है, सिंपल सा, कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कम से कम एक सच्चा नागरिक बनने की। इनको हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और एक तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। आज इन लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद यही है कि हम में से हर एक नागरिक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बने। बजाय समस्याओं का रोना रोने के, हर कोई समाधान ढूंढने के काबिल बने। हालातों से परेशान होने वाला आम आदमी परेशानियों को दूर करने की हिम्मत दिखाकर खास बने। याद रखिए, दूसरों पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल है खुद जिम्मेदारी उठाना और बिगड़े हालातों को ठीक करना। आप क्या करना चाहते हैं, ये अब आप तय कीजिए।